Good morning. Very good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. How did you all find yesterday's session? अच्छा लगा सर को मिलके, क्योंकि आपने वीडियो दिखाया था बावड़ेवाड़ी स्कूल का, तब लास्ट ईयर दिखाया था, तो थोड़ी उत्सुकता थी कि स्कूल मिलने मतलब देखने मिलेगा। तो कल एकदम सर को ही आपने इनवाइट किया तो मिलकर अच्छा लगा। उनकी बातें भी थी, वो मतलब सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने एक्चुअली उनको पहले भी तो इनवाइट किया है। रोटरी का जो एक प्रोग्राम था विच वाज ओपन टू एवरीवन, यूट्यूब पे भी हाँ, लाइव स्ट्रीम किया था, जूम पे भी था। बट मतलब इतना इंटरेक्शन नहीं था ना। अभी कल का कैसे क्वेश्चन एंड आंसरिंग था, हाँ, तो दैट्स थैंक यू। actually since the last few years even he has picked up this different strategy क्योंकि up till now he was always called to different places to speak, बट देन अब वो कैसा है कि जैसा हम लोग लोगों के मोटिवेशनल टॉक्स सुनते हैं तो वी गेट मोटिवेटेड फॉर द मोमेंट एंड देन एक्शन नहीं होता है, बिकॉज आफ्टर यू फिनिश विद द मोटिवेशन, मतलब फिनिश लिसनिंग टू द मोटिवेशन टॉक एंड यू आर ऑल पम्प्ड अप कि कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो होने के बाद जब हम लोग एक्चुअली देखने की कोशिश करते हैं कि रास्ता कैसा है, और हम लोग रास्ते में थोड़ी ऊपर नीचे नो ऐसे अनइवननेस देखते हैं या डिफिकल्टीज देखते हैं, तो देन वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सो इट इज बेटर टू टेक सेशंस जहाँ पर एक ट्रैक दिखे, जहाँ पर एक सॉल्यूशन कैसे निकालना, ये इसकी स्ट्रेटेजी दिखे। तो that is why he has changed his style from going from motivational talks to question answers, ताकि there is some outcome out of it. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस लोग सुन के खुश होके चले जाते हैं। ऑलराइट, तो जो पहला सेशन था उस पे एनी क्वेश्चंस? Do you want to revise the diagram again or should we directly start with anything? Sir, I have one question. सर, जो अभी हमने कल परसों नरसों मतलब डिस्कस किया था, वो जो भटकंती समाज के जो लोग हैं, जो जिनको मतलब जो शिक्षण से वंचित रह जाते हैं, हाँ, या फिर जो लोग भी मतलब जो भटकंती नहीं है लेकिन वो ना एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते। मतलब अभी कल एक लड़का आया था, तो वो मुझे मतलब कपड़े वगैरह खिलौने वगैरह मांग रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम स्कूल जाते हो क्या? तो वो बोला नहीं, हमारे मम्मी पापा ने हमें स्कूल डाला ही नहीं। और उसको 2 बहनें भी है, तो तीनों भाई बहन है, तो वो स्कूल जाते ही नहीं है, देखा ही नहीं है उन्होंने स्कूल। तो इस केस में अब तो फिर वो मैंने बोला कि तुमको फिर कुछ भी नहीं आता क्या? तुम कितने मतलब स्कूल मतलब कब से छोड़ दिया? तो वो बोले कि कभी गए ही नहीं स्कूल। तो वो बोल रहा था कि मेरी मम्मी ही मुझे पढ़ाती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ाती है। तो फिर सर ऐसे बच्चों हम मतलब वो मतलब जो भी अ आ ई वगैरह और थोड़ा नंबर्स वगैरह 1 2 मतलब 1 2 3 मतलब हिसाब किताब थोड़ा पढ़ाती होंगी उसकी मम्मी। बट फिर सर ऐसे लोगों के लिए मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर? मतलब एनईपी भी क्या, मतलब एनईपी के पास क्या है और हम एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं उनको मतलब थोड़ा बताने के लिए? ओके, तो एक्चुअली इसमें ऐसा है कि एनईपी से ज्यादा यहाँ पर आरटीई काम में आता है।
सो RT का फुल फॉर्म क्या है? Right to free education. There's one very important word that is missing. To एक बहुत important शब्द मिसिंग है. What is it? Yes, right to free and compulsory education. हाँ. तो it is actually a criminal offense अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है या not even सीखना चाहता है, अगर कोई बच्चा है तो they have to compulsorily be educated. ऐसा है वो. So in that case, if you do really want to do something, तो आप लीगल तरीके से जा सकते हैं. पहले तो फैमिली काउंसलिंग करना चाहिए कि ऐसा ऐसा एक्ट है, उनको उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहिए. And then after that, if they still don't follow, तो फिर आप उनको कंपल्सरीली मतलब लीगल तरीके से ले सकते हैं. यू कैन अप्रोच द एजुकेशन ऑफिस, यू कैन अप्रोच द पुलिस, लोकल पॉलिटिशियंस, लोकल अथॉरिटीज को आप अप्रोच कर सकते हैं. तो इस तरह से देन इट इज जैसा ये भी था दिशा करके जो ऑर्गेनाइजेशन था प्रवीण सर जहाँ से आए थे, प्रवीण सर और ज्योति मैम. तो आप उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं. ऐसे काफी NGOs है जो चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं. तो there are a lot of options. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है. एंड solutions are there. Okay. There are also people, civilians in the sense जो ये चीजें एक फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं बट अपने कैपेसिटी से कर रहे हैं. There's one person, I cannot recollect his name. वो फ्लाईओवर के नीचे जो आदिवासीज रहते हैं वो उनको एजुकेट करता है. उनके पास में टेक्स्ट बुक्स है एंड लोग भी उनको टेक्स्ट बुक्स डोनेट कर रहे हैं. तो ही आई थिंक एवरी सैटरडे और समथिंग लाइक दैट, हफ्ते के कुछ दिन है उनके, उन दिन वो उनको एजुकेट करते हैं, टेक्स क्लासेस फॉर देम. Okay, sir. And obviously अब एक if one person sees this happening, so then it inspires at least 1 or 2 people to join them. तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा. Any more questions? सर क्या सारे बच्चे स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? सारे बच्चे ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं. आर प्रॉब्लम है कि हम लोग वो एरिया, वो हिस्सा कट ऑफ कर देते हैं पूरा. एंड वो कट ऑफ करने का डैमेज इतना बड़ा है कि इट्स लाइक आपने अगर कोई बैकग्राउंड बना दिया है किसी बच्चे के लिए कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है, एंड आप पूरा साइंटिफिक एविडेंस दे देते हैं भगवान के बारे में वगैरह सब कुछ बिफोर द चाइल्ड इवन ग्रोज अप. मतलब थॉट प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब चीजें जब तक डेवलप नहीं होती है उसके पहले ही आपने ये सब दे दिया उसको. इट इज कॉल्ड कंडीशनिंग. तो इस तरह से आपने अगर बच्चे को कंडीशनिंग कर दिया है तो देन व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप, the child will not experiment with the concept of God. The child will always try to find newer ways to counter it. तो इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूँ जो हम लोग काफी बार करते हैं, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस टू बी. तो द एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू गिव मे साउंड अ बिट कंट्रोवर्शियल. मैं जो एग्जांपल दूंगा वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है. फॉर एग्जांपल अल्कोहलिज्म, वेदर ड्रिंकिंग अल्कोहल इज राइट और रॉन्ग, दारू पीना सही है या गलत है. तो अगर मैं उसके सारे मेडिकल स्टडीज अगर इस हिसाब से सर्च करूं कि इज अल्कोहल बैड, या फिर इस हिसाब से गूगल करूं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल, या ऐसे गूगल करूं कि अल्कोहल डिजीजेस, ऐसे अगर मैं सर्च करूं
तो ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट्स तो वही आएंगे जो ये बताएंगे कि अल्कोहल इज बैड. Similarly, if I Google from the other side, I am a big fan of alcohol and I want to support alcoholism in everyone. तो उस केस में then I will Google positive things जैसे alcohol health, then alcohol advantages, alcohol discovery. तो ऐसे चीजें जो जिससे अल्कोहल के ऊपर एक पॉजिटिव लाइट आएगी. तो both these things are wrong. The same thing happens with spirituality. The same thing happens with mindfulness, meditation, philosophy. हम लोग सोसाइटी में ही सुनते हैं ना कि एक दूसरे के साथ में जब बात करते हैं तो the moment somebody becomes a bit deep, वो कोई ऐसे significant point को टच करते हैं या उस बारे में डिस्कस करते हैं तो सामने वाला पूछता है क्या फिलोसफी झाड़ रहा है. होता है कि नहीं होता है? होता है, अक्सर होता So है. सो दिस इज द प्रॉब्लम कि हम लोगों ने बहुत बचपन से उसे एक एनिमी बना दिया है. बहुत बचपन से उसे एक ऐसा बना दिया है कि अब तो दादाजी तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे. मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ बुजुर्ग लोगों की बात है. जब काम खत्म हो जाते हैं, जब लोग बेकाम हो जाते हैं, तब ये सारी चीजें करते हैं. तो कैन यू सी हाउ इट वर्क्स इन द चाइल्ड्स माइंड कि बच्चा क्या समझता है ये देख के. हाँ, उसे यही लगता होगा कि अभी भगवान भगवान करने से कोई फायदा नहीं है, अभी अपना काम करो, बाद में देखेंगे. सो दिस इज द प्रॉब्लम. तो फिर सर हम उस मैप में सबसे ऊपर हमने स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं रखा, सबसे नीचे रखा? हाँ, वो जो मैप है दैट मैप आई हैव मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ. डेप्थ मतलब उसका व्हाट कैन यू से, इट्स लाइक अ पिरामिड. पिरामिड का अर्थ बेस वाइड होता है ना, तो उसी तरह से हम लोग जैसे नीचे नीचे जाते जाते हैं तो उसका स्कोप बढ़ते जाता है. I'll share it with you again, just a second. तो जैसे सेंसेस जो है, सेंसेस हम लोग के 5-6 सेंसेस ही है. कुछ होते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह जिनको मैग्नेटिक सेंस रहता है या फिर वो लोग विजन में ही, मतलब साइट में ही वो लोग अल्ट्रावायलेट वगैरह भी देख सकते हैं. कुछ होते हैं जो ब्रीदिंग स्किन से करते हैं, तो थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं. बट जो भी है सेंसेस मुट्ठी भर होते हैं. मतलब देयर आर वेरी फ्यू सेंसेस. सेंसेस कम होने की वजह से डेटा के भी तरीके कम रहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इट्स लाइक अ नंबर ना. हम लोग वो एक्सरसाइज करते हैं ना कि अगर आपके पास में ए और बी है, ए और बी को आप कितने सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं. फिर ए बी सी है, ए बी सी को कितने सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं. तो स्टिम्युलस जो है, स्टिम्युलस और सेंसेस ये गिने चुने रहने के कारण उसके अरेंजमेंट, उसके कॉम्बिनेशंस उतने रहेंगे, मतलब थोड़े ज्यादा रहेंगे. फिर वो कॉम्बिनेशंस के कॉम्बिनेशंस वो तो अनगिनत होंगे. फिर उसके दैट विल बी इवन मोर. तो ऐसे करते करते नीचे आते आते इट बिकम्स अ पिरामिड. तो नीचे जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो पार्ट है दैट इज मतलब इनफाइनाइट जैसा हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें अगर हम लोग एक्सप्लोर करना चाहे तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. हाँ, समझ गया. Anything else here? Yeah, actually, this question has been asked before also, and it is good that this question comes up every now and then because हम लोग यूजुअली टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इस हिसाब से समझते हैं कि जो ऊपर है उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा है. बट समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि
इम्पोर्टेंस और वैल्यू और प्रायोरिटी ये हम बनाते हैं. So for me, something on the left side can be more important, something on the right side can be more important, something from the bottom can be more important. हम लोग ऐसे 1 2 3 लिखते हैं. वही अगर हम लोग एक्सक्यूज मी दूसरी कोई लैंग्वेज रही तो हो सकता है राइट टू लेफ्ट लिखते हो तो 1 2 3 वहां से शुरू करना पड़े. तो that's how it works. अरे हाँ, I have forgotten to send you that one link how language changes everything. तो वो मैं आपको भेज देता हूँ तो ये आइडिया थोड़ी और क्लैरिफाई हो जाएगी. Till then, any more questions? All right. So, should we start with the NEP part? Any questions in the NEP part? कल हम लोग मिडिल स्कूल तक पहुंचे थे तो there were a lot of questions about the size, strength कि इतने सारे बच्चे रहे तो कैसे मैनेज करना. तो उसका एक साइड वारे सर ने भी सॉल्यूशन दिया था उसका. Do you remember that solution? If you don't remember, that's okay. Just let me know. तो हम लोग we'll go through it again. So should we discuss that part again or should we move ahead? सर वो क्या सॉल्यूशन था वो एक बार रिमाइंड करवा दीजिए. Okay. तो वारे सर ने 2-3 अपॉर्चुनिटीज में ये मेंशन किया कि आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं. The children have to take that initiative onto themselves. वो कंट्रोल एंड वो चॉइस और वो इनिशिएटिव उनके हाथ में रहना चाहिए एंड दे शुड बी इन चार्ज ऑफ देयर लर्निंग. तो ही हैड गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट. तो उसमें उन्होंने भी पीयर लर्निंग का मेंशन किया था कि बच्चों ने एक दूसरे से सीखना चाहिए. जो बड़े बच्चे हैं उन्होंने छोटे बच्चों को सिखाना चाहिए एंड सो ऑन. डू यू रिमेम्बर दैट पॉइंट? हाँ, विषय मित्र उन्होंने नहीं. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ कम्युनिटी. और एक लर्निंग कम्युनिटी अगर तैयार होती है तो देन चीजें काफी आसान हो जाती है बिकॉज जहां पर हम लोगों का सेंट्रल रोल रहता है वो धीरे धीरे निकल जाता है. तो हम लोग का सेंट्रल रोल अगर धीरे धीरे निकल गया तो देन हम लोग के ऊपर काम कम पड़ जाता है. देन एवरीबडी एल्स टेक्स अप द इनिशिएटिव. देयर इज वन वेरी नाइस सेइंग.
it is better to be the guide on the side rather than be the sage on the stage. I'll just write that. Yeah, so this is the saying. It is better to be the guide by the side rather than being the sage on the stage. I don't remember who said it, but then I found this a bit funny, but also very true and very appropriate. Especially जो हम लोग करते हैं उसमें बहुत important है ये समझना. क्योंकि till the time you are a sage on the stage, तो जिस तरह से लोग साधुओं को संतों को पूजते हैं, they tend to become blind followers. अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही स्टेज पे कोई व्यक्ति चढ़ता है दाढ़ी वाला और वो हुलिये का, तो ऑटोमेटिकली जो सामने बैठने वाले होते हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं. उनका खुद का लॉजिक, खुद का दिमाग वगैरह एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन एंड दे जस्ट बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स कि बस जो स्टेज पे हो रहा है वो देखो. बट इफ यू आर अ गाइड बाय द साइड, तो बच्चे की खुद की विचारधारा है, उनका खुद का रास्ता है एंड आपको सिर्फ उनको थोड़ा बहुत बीच-बीच में जब जरूरत है तब सिर्फ कहाँ देखना वो याद दिलाना है. That is also not always. Sometimes you have to remind them when it is needed. तो इसमें ऑटोमेटिकली एज आई सेड कि काम भी आसान हो जाता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दे डेवलप. यहाँ पर हम लोग काफी बार देखते हैं कि इफ देयर इज अ सेज ऑन द स्टेज, तो उनके जो फॉलोअर्स रहते हैं उनका इंटेलेक्ट धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाता है, उनके प्रैक्टिसेस कम होने शुरू हो जाते हैं, उनका ओरिजिनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग कम होना शुरू हो जाता है. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट फैक्ट्स. जो चीजें एकदम सामने हैं वो भी वो रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए. Then one very good example of this is how people talk about evolution. लोग जो evolution के बारे में बात करते हैं वो ये बोलते हैं कि evolution हुआ ही नहीं था और ये जो इतने सारे skeletons वगैरह मिल रहे हैं, these are all false. But can you imagine कि इतना सारा जो साइंस है उसके पीछे और इतना सारा जो स्टडी हुआ है, एक्सप्लोरेशन हुआ है उसके पीछे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दैट इज रॉन्ग? इतने सारे स्केलेटन्स मिले हैं. हम लोगों ने खुद ने काफी बार सर्कस वगैरह में कुछ ऐसे मानव देखे हैं जो आधे बंदर आधे इंसान जैसे दिखते हैं. हम लोग खुद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इंसानों में देखते हैं जो जानवरों की तरह होती है. एंड besides that also it just generally makes more sense. So things like this, so when there is a sage on the stage तो बाकी सब चीजें sideline हो जाती है. जो सामने वाला बोलेगा वही हम लोग विश्वास करेंगे. that becomes a very big problem. That means कि बच्चा जब बड़ा होगा तब बड़ा होगा ही नहीं. There will be no maturity, there will be no growth. एंड देन व्हेन द सेज गोज अवे, या तो फ्रॉड में कैप्चर हो जाता है या फिर बुजुर्गों के बूढ़े होके मर जाते हैं, दे पास ऑन, तो देन एवरीथिंग कोलैप्सेस. ठीक है, एनीथिंग एल्स?
So should we move ahead with the next part? Yes, sir. Alright. तो हम लोगों ने फाउंडेशनल स्टेज डिस्कस किया था, प्रिपरेटरी स्टेज डिस्कस किया था, मिडिल स्टेज डिस्कस हो रहा था। तो फाउंडेशनल स्टेज में हम लोगों ने जैसा देखा तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, मल्टी लेवल रहेगा, प्ले और एक्टिविटी बेस्ड रहेगा एंड ज्यादा ध्यान ECCE पर मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इस पर रहेगा। फिर प्रिपरेटरी स्टेज जो है ये एक ब्रिज का कंसेप्ट रहेगा कि प्री स्कूल से लेके या प्री स्कूल इयर्स फाउंडेशनल स्टेज से लेके मिडल स्टेज के बीच का एक ब्रिजिंग कनेक्शन रहेगा, जहां पर प्री स्कूल की तरह प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेंगे और हल्का सा ध्यान पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्टाइल पर आएगा। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज करिकुलम, व्हाट इज पेडागोजी, क्योंकि ये शब्द, ये टर्म्स आगे काफी बार आएंगे। तो सो या धीरे धीरे इस पर फोकस शिफ्ट होगा एंड उसी के साथ साथ में most of the sessions or the general structure of the sessions, general structure of classes should be formal but interactive. मतलब धीरे धीरे क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम लर्निंग, हाँ ओके, दिस इज अनदर गुड पार्ट हियर। तो यहाँ क्लासरूम टीचिंग नहीं लिखा है, क्लासरूम लर्निंग लिखा है। सो दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि टीचिंग नहीं होता है। सो क्लासरूम लर्निंग जो है वो धीरे धीरे शुरू होगा, मतलब क्लास में बैठकर सीखना थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाएगा कंपेयर टू फाउंडेशनल, जहां पर ज्यादातर चीजें घूमते फिरते होगी, वेरेवर व्हाटएवर इज नीडेड उस हिसाब से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। देन सब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान जाएगा, तो उसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये तीनों भी लैंग्वेज बेस्ड, लिसनिंग ये भी लैंग्वेज बेस्ड, ये सब चीजें होगी। एंड उसी के साथ साथ में a little bit of subject based physical education, art, languages, science and mathematics. Again here if you notice तो उन्होंने शुरुआत में फिजिकल एजुकेशन डाला है, आर्ट डाला है, लैंग्वेजेस डाला है, उसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स डाला है। So again the priority should be given to physical education, art and languages, and then science and mathematics. This pattern you will notice almost throughout the entire document कि उन्होंने ज्यादा ध्यान इन पर दिया है, physical education, art, languages पर, which is a big shift from what used to be the priority of our education system. Then middle stage, तो अभी middle stage पे हम लोग आए हैं, जहाँ 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज जो है उसी का थोड़ा सा करिकुलम वेटेज वाला सिनेरियो रहेगा, जहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट बुक्स वगैरह का टीचिंग ज्यादा बढ़ेगा, क्लासरूम लर्निंग ज्यादा बढ़ेगा एंड सब्जेक्ट टीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। अब मतलब टिल प्रिपरेटरी स्टेज पूरी तरह से सब्जेक्ट टीचर्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे एंड फाउंडेशनल स्टेज पे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो you will find कि they have introduced they have preferred the concept of mother teacher कि एक ही टीचर रहना चाहिए, ये 2 टीचर्स मैक्सिमम रहना चाहिए पर क्लास। So yeah, so subject teachers across the sciences, maths, arts, social sciences and humanities भी इंक्लूड किया है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा रोल दिया जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम लोगों ने कल काफी डिस्कस किया था। एनीवन हैज एनी डाउट्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यू कैन रेज योर हैंड्स और जस्ट आस्क डायरेक्टली। हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन व्हेन द टाइम कम्स। ऑलराइट, so within each subject and exploration of relations among different subjects, तो ये बहुत important है कि हर सब्जेक्ट में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफी वेटेज दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा और उसी के साथ साथ में
2-3 सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है. Like for example, if you have a teacher, if you have a chapter in English about a poem in English about say river, तो वो रिवर जब इंग्लिश में लिया जा रहा है तो दूसरे टीचर ने जो ईवीएस पढ़ा रहे हैं उनको वो नॉलेज रहना चाहिए, तो वो फिर उनका जो वाटर वाला जो चैप्टर है ईवीएस का वो उसके साथ ले सकते हैं. जो ज्योग्राफी वाले हैं वो भी उनका जो टेरेन का, लैंडस्केप का, वाटर सोर्सेज वगैरह का है वो उसके साथ ले सकते हैं. सो उस तरह से टीचर्स के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक कब ले रहा है. So this can be done through charts. This can be done through हम लोग एक रजिस्टर फॉलो करते हैं जहाँ पर वीकली बेसिस पे these topics are put up. ये लिखे हुए रहते हैं कि कौन सा टीचर कौन से क्लास में कौन सा टॉपिक ले रहा है प्लान के हिसाब से. एंड देन द रेस्ट ऑफ द टीचर्स कैन सी कि रेस्ट ऑफ द टीचर्स मतलब हर कोई अगर डालता है तो हम लोग को समझ में आता है कि कौन से क्लास में क्या हो रहा है, तो देन उसके बेसिस में हम लोग चीजें चेंज कर सकते हैं. हम लोग असेंबलीज में चेंज कर सकते हैं. काफी ऐसे चैप्टर्स होते हैं अगर इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू व्हाट द एनईपी सेज कि यू डोंट इवन नीड टू टेक देम इन द क्लासरूम. आप वो इंटरेक्शन के थ्रू अगर कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, तो थिंग्स लाइक सॉइल इरोजन एंड ऑल दैट, अगर आप असेंबली ले रहे हैं on trees, why we need trees and so on, तो उस समय पे आप soil erosion पढ़ा लो, तो then that chapter gets over at that time and then ask questions based on that learning. तो automatically बच्चों के मन में ये भी आ जाता है कि स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है दे आर इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासरूम की चीजें याद रखनी जरूरी है. दे विल कम टू नो दैट आप असेंबलीज में भी जो पढ़ाते हैं, जो डिस्कस होता है, उस पर भी सवाल आते हैं करके. So yeah, this will be given more importance. Then secondary stage जो 9th से 12th वाला जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगा. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़ा हल्का सा स्पेशलाइजेशन, डेप्थ ये ज्यादा बढ़ेगा. एंड उसी के साथ साथ में 2 मेजर पॉइंट्स वेयर द अटेंशन हैज इंक्रीज्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग and life aspirations. Life aspirations is not career. Life aspirations is not your job, not employability. What is life aspirations? क्या आप बनना चाहते हो, kind of. What you aspire to become, like that, I think. Meghna ma'am? Peaceful and happy life. Yes. So that's what I meant. कि life aspirations is not just career. Life aspirations is not just your job. तो आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए आगे जाके, that is more important. If you are aiming for peace and happiness, what does that mean? If you are aiming for a life of helpfulness, कि मैं हर किसी की मदद करना चाहूंगा, तो what does that mean? Do I want to help people in my life later on, or do I want to shut myself off and एक कोने में कहीं तो भी फ्लैट लेके रह लेना, सिर्फ जॉब के लिए जाना, सिर्फ करियर के लिए जाना? How should my life नहीं, be in the future? Yes, Meghna. हाँ, इतना मतलब संकुच विचार नहीं है उसके पीछे. हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमें अचीव करना है, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए जो हमने अचीव किया. तो हमारे हाथ में क्या है हमने ये भी देखना चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ रोते रहेंगे इसलिए कि हमने सन को मिस कर दिया, तो हम ऑब्वियसली स्टार्स भी मिस कर देंगे. Yes. So that is one way of looking at it. उसी के साथ साथ में मुझे if I want to be someone who is also looking at the society, कि मुझे सोसाइटी को भी हेल्प करना है, तो what is my responsibility towards society?
what is my responsibility towards my family, how do I view my future in terms of family, कि मेरे family में कौन कौन रहने चाहिए आगे जाके, what is my target not in these terms के हाँ ये मुझे इसी के ऊपर एम करना है और यही करते रहना, I mean target in the sense के what do I see in my future, do I see myself with people around me, do I see myself as living alone but taking care of the people who have supported me, तो ये सारी चीजें, these are my life aspirations. Career and jobs तो रहेंगे, obviously that will be there, but then when you are talking about life aspirations, it is not just career aspirations, it's not just job aspirations, it is your entire life, how are you going to live in the future. फिर greater flexibility, तो अगर नाइन्थ में हाँ अगर 9th और 10th में मुझे कुछ सब्जेक्ट्स चूज करना है, कुछ सब्जेक्ट्स निकालने हैं, इफ आई नो कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है और मुझे रिसर्च इसी फील्ड में करना है और वो फील्ड ऐसी है जो जिसपे सबसे अच्छा रिसर्च जर्मनी में ही हो रहा है, तो आई हैव 2 चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग हियर कि वो उस लेवल का रिसर्च हम लोग के यहाँ कैसे आए, और नहीं तो हाउ डू आई प्रिपेयर माई रोड फॉर गोइंग टू जर्मनी, तो इफ आई हैव टू गो टू जर्मनी, डज इट मेक सेंस इफ आई हैव टू लर्न मराठी हिंदी इन 9th 10th 11th 12th, 8वीं तक के तो पढ़ा है ना, और कम्युनिकेशन तो चल रहा है मेरा, मतलब आई स्पीक टू पीपल इन दैट लैंग्वेज, बट वो क्या मुझे शुड इट बी टॉट लाइक अ सब्जेक्ट जिस पर मेरे मार्क्स डिपेंडेंट हो, जिस पर मेरा परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो, No, obviously not. है ना, इट No. बिकम्स अ रिस्क कि मुझे अगर वहां तक जाना है तो अगर मुझे इस पर मार्क्स मिल रहे हैं या इस पर मेरा स्कोरिंग हो रहा है तो देन इट बिकम्स अ हर्डल, एंड बहुत ज्यादा दिशा में अगर मेरी सोच अगर भाग रही है, दौड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली माई फोकस ऑन माई ट्रैक बिकम्स लेसर. तो 9th 10th 11th 12th में धीरे धीरे आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इफ आई वांट आई कैन चूज what subjects to keep and what not to keep. In particular, students would continue to have the option of exiting after 10th and re-entering in the next phase to pursue vocational or any other courses. कि 9वीं 10वीं तक मैंने पढ़ लिया एंड पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आई नीड टू टेक अ स्लाइट गैप, एक्सप्लोर द वर्ल्ड और थिंग्स लाइक दैट, तो आप 10वीं के बाद निकल सकते हैं एंड वापस 11वीं 12वीं में एडमिशन ले सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं मुझे एडमिशन कहाँ लेना है, वोकेशनल कोर्सेज में लेना है, कुछ और सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, कोई और स्पेशल स्कूल ज्वाइन करनी है, तो ये सारी चीजें दीज आर अवेलेबल चॉइसेस, प्रैक्टिकल चॉइसेस. यहाँ तक समझ में आया? एनी इशू स्टिल हियर? ओके, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, जहां भी मुझे रोकने की जरूरत है मुझे बिल्कुल आप बोल सकते हैं, इवन इफ इट इज अ मैटर ऑफ लैंग्वेज के कोई शब्द अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम लोग उसके बारे में भी विल टॉक अबाउट इट. नाउ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, व्हाट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट? तो आई वुड लाइक टू पुट दिस क्वेश्चन अप टू यू कि आपके हिसाब से होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या? overall development means thinking and पूरा मतलब body bookish knowledge and everything. Holistic means परिपूर्ण, पूरा knowledge. Okay. What else? Health, social skills, character formation, then
creative thinking, critical thinking. Can we include this in holistic education? Yes, very much. So that would include mental and emotional development. What else? Social, physical, and emotional means everything develop. Mind, body, spirit. Mind, body, spirit, social, physical. Yes. So yeah, that is more or less what we are talking about. And यही discuss करने के हिसाब से I had shared that diagram with you, where we went from senses to spirituality. So the only part missing in that map was the physical, because it is taken into consideration कि हम लोग senses और information develop कर रहे हैं, तो physical वहाँ पे आ जाना चाहिए. It should include that. तो ये सारी चीजें end to end develop होना, that is holistic. One problem in this scenario is हम लोगों को अभी तक holistic क्या है ये पता नहीं है, because we do not know what is the future of humanity. हम लोग ये पूरी तरह से पूरे एजुकेटेड तरीके से गेस नहीं कर सकते, और इस बात पर पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो कि हाउ वी आर गोइंग टू इवॉल्व. हम लोग आगे जाके क्या बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले हैं, ये हम लोग को अब तक पता नहीं है. तो that is why this is one problem. But then from the point of view of education, from the point of view of schooling, this is very important. क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर नहीं है तो हम लोगों ने एक दो किस्से ऐसे भी डिस्कस किए थे वेयर देयर इज अनइवन डेवलपमेंट. अगर you have someone who is physically very strong but mentally weak, that is dangerous. If there is someone जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत उसे you know has a lot of mind power but is physically very weak, then there is someone who is intellectually very strong. उसे सब साइंसेस, मैथ, सब कुछ, लैंग्वेजेस वगैरह सब पता है, मगर इमोशनली डेवलप नहीं है. सो ये सारे areas individually are dangerous, and they are the result of what we see in society today. ये uneven development का रिजल्ट आज का समाज है, आज की दुनिया है. ये डिसीजंस ले लेना कि एक फ्लाईओवर के लिए हम लोगों ने, फ्लाईओवर नहीं, एक मेट्रो के लिए हम लोगों ने 6000 पेड़ काट डाले, एक हाईवे के लिए हम लोगों ने 40,000 पेड़ काट डाले. These are very dangerous decisions. These are not educated decisions. And हम लोग इन्हीं लोगों को educated बोलते हैं. So it is necessary to understand all these things. It is also necessary to, as you said, कि critical thinking वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए, because creativity. अगर हम लोगों को हाईवे की जरूरत है या हाईवे के स्थिति की जरूरत है, मतलब हाईवे आने के वजह से इतना ट्रैफिक आ जा सकता है, चीजें फास्ट मूव हो सकती है, फैक्ट्रीज को अपना सामान टाइम पे मिल जाएगा, तो इसलिए उनका प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है. ये सब चीजें अगर हम लोग को सोचना है विदाउट कटिंग ट्रीज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऑटोमेटिकली वी कैन सेग्रीगेट द जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं कि इतने वेट की गाड़ियां ही यहाँ से जाएगी, और इस पर स्पीड इतना ही रहना चाहिए, एंड जो बाकी की गाड़ियां हैं वो लोग बाईपास से जा सकते हैं. तो ऐसे कुछ अगर हम लोगों ने लॉज डाल दिए तो उसकी वजह से भी सेम चीज हो सकती थी. व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपिंग अ न्यू हाईवे पूरा इतने सारे किलोमीटर्स का?
अब कैसा है कि अभी हाईवे तो डेवलप हो जाएगा, बट देन इतने सारे बीच के जोन्स है जहाँ पर महाराष्ट्र बीइंग अ फॉरेस्ट स्टेट, तो इतने सारे लाइक एमपी एंड अ फ्यू अदर स्टेट्स, तो जहाँ पर भी जंगल आएंगे, जहाँ पर भी हाईवे जंगल से निकल रहा है या जंगल के बीच से निकल रहा है, तो वहां पर इतने सारे रोड किल्स होंगे. There will be deer, there will be other animals, tigers, leopards. अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि अमरावती के भी आसपास में कितनी बार ऐसा सुनने में आता है कि एक आधा लेपर्ड रास्ते में मरा हुआ पड़ा है. So these are all very dangerous situations, and इसका इम्पैक्ट हम लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है. एंड अगर हम लोग को अभी समझ में आ रहा है तो देर इज अ चांस, देर इज दैट डेंजर कि हम लोग शायद ऑलरेडी उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से वापस नहीं आ सकते. देर इज अ चांस. तो इट इज वेरी our education system needs to be transformed in a way where these things are taken into consideration, कि जो जिनके हाथ में इतने बड़े डिसीजंस होते हैं वो इतने वाइड एरिया तक सोच सके, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना जरूरी है. I'll give you an example. I don't know whether this is Reliance or Tata, one of them. उनके जो फैक्ट्रीज है वो फैक्ट्रीज ऐसे जोग्राफिकल लोकेशंस पे सेट है कि अगर भूकंप भी आया तो वो अलग अलग फॉल्ट लाइंस में है, अलग अलग रीजन्स में है, कि यहाँ अगर भूकंप आया, एक फैक्ट्री अगर पूरी डिस्ट्रॉय भी हो गई तो बाकी के फैक्ट्रीज सारे चालू रहेंगे. तो उन्होंने जब फैक्ट्री सेटअप किए तो इतना सोचा था उन्होंने. दे स्टडीड द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट्स, जहाँ फ्रैक्चर्स होते हैं, जहाँ पर फ्रिक्शन के वजह से अर्थक्वेक तैयार होता है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह की स्टडी करके उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ यहाँ फैक्ट्रीज रहनी चाहिए. So that is how foresighted you must be. इतने आगे का आपको सोचते आना चाहिए. That is the point of holistic development. The key overall thrust of curriculum and pedagogy reform मतलब changes across all stages will be to move the education system towards real understanding and towards learning how to learn. Two very important factors. कि हर सब्जेक्ट के बारे में, हर टॉपिक के बारे में, हर स्थिति के बारे में एक रियल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ना कि बुकिश नॉलेज. द होल पर्पस ऑफ बुक्स, जब बुक्स बने थे, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, was to make available those things which are not available to everyone. हर किसी को अगर जैसे इफ यू टॉक अबाउट बिग सिटीज, तो बिग सिटीज में अगर मुझे कोई 300 साल पुराना पेड़ के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो हो सके कि शहर में 300 साल पुराना कोई पेड़ है ही नहीं, बट गांव में मिलते हैं. विलेजेस में यू विल फाइंड ट्रीज दैट आर 200 years old, 300 years old. तो वो उसके लिए मुझे शहर के बच्चों के लिए तो टेक्स्ट बुक बनानी जरूरी है. नाउ अगर हम लोग सोलर पैनल वगैरह की बात करें तो काफी सारे गांव है जहां पर सोलर पैनल नहीं होता है. तो सोलर पैनल अगर टेक्स्ट बुक में रहेगा तो गांव के बच्चे भी उसके बारे में सीख सकेंगे कि हम लोग बिजली सूरज से भी निकाल सकते हैं. तो दैट वाज द पर्पस ऑफ टेक्स्ट बुक्स. वो एनसीईआरटी में, एनसीएफ में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में बहुत क्लियरली, बहुत साफ तरीके से मेंशन किया है कि टेक्स्ट बुक का पार्ट ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक से सिखाओ. टेक्स्ट बुक का रोल ये है कि आप वो सिखा सको जो आपके पास में अवेलेबल नहीं है. बाकी सब चीजों के लिए तो आपको टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करना चाहिए. जो आपके आसपास में है, जो आपके आसपास में है, आपने तो डायरेक्टली वहां से दे शुड लर्न डायरेक्टली. सो learning how to learn and away from the culture of rote learning. rote learning मतलब रट के पढ़ना.
as is largely present today. Government is accepting कि अभी लोग रट्टा मारना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं आज, तो उससे डेविएट होना, उससे दूर भागना, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम कदम है इसका. The aim of education will not only be cognitive development, मतलब brain development, सिर्फ brain development ये उद्देश्य नहीं है, but also building character, जैसा आप लोगों ने बोला, character, and creating holistic and well-rounded individuals. Holistic and well-rounded मतलब जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि सारे एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलप होने चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग. तो ऑटोमेटिकली उसमें 21st सेंचुरी स्किल्स भी आ जाएंगे. तो 21st सेंचुरी स्किल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, द 3 C's. डज एनीवन रिमेंबर व्हाट वर द 3 C's ऑफ 21st सेंचुरी? Creative thinking, critical Okay. thinking, and collaboration. Yes. So creativity and innovation, critical thinking and communication, and collaboration. Critical thinking and और एक कुछ तो भी था, and then along with that communication and collaboration. तो ultimately knowledge is a deep-seated treasure and education helps in its manifestation. जो हम लोगों ने लीड आउट वाला जो कंसेप्ट लिया था कि एजुकेशन का जो एटिमोलॉजी है, जो ओरिजिनल वर्ड है, उसका मतलब टू लीड आउट है, मतलब जो अंदर है उसे बाहर आने के लिए इंस्पायर करना. सो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, knowledge is a deep seated treasure and education helps in its manifestation as the perfection with which is already within an individual. So already इंडिविजुअल में वो चीज बहुत अच्छे से बनाई गई है, बहुत अच्छे से तैयार है, बस एजुकेशन के थ्रू उसे बाहर लाया जा सकता है. All aspects of curriculum and pedagogy will be reoriented and revamped to attain these critical goals. तो करिकुलम का जो हर हिस्सा है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा ताकि ये गोल्स अकम्प्लिश हो सके. Specific sets of skills and values across domains will be identified for integration and incorporation at each stage of learning. तो जो स्किल्स है, वैल्यूज है, हर डोमेन में, डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट्स है या एरियाज है, फिजिकल डेवलपमेंट का एक डोमेन हो गया, यू हैव मैथमेटिकल स्किल्स का एक डोमेन, लैंग्वेज स्किल्स का एक डोमेन, आर्ट का एक डोमेन, क्रिएटिविटी का डोमेन. तो ये सारे जो डोमेन्स है, इसके सारे स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. उनमें जो छुपी वैल्यूज है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉर इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग. स्टेज ऑफ लर्निंग मतलब प्री स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक के पूरा, उसका इंटीग्रेट करना और इनकॉर्पोरेट करना. किसी चीज को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो दैट इज समानता. मतलब अगर मैं एक अगर कोई रेलिंग है, हम लोग रेलिंग से चढ़ते हैं या थिंग्स दैट आर देयर. अब वो रेलिंग में कहीं तो भी अगर मुझे लगा कि यहाँ बहुत एक जैसी रेलिंग बन रही है तो थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, वहां पे कुछ और डिजाइन डाल दी. दूसरी जगह है वहां पर भी थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया, वहां पर भी कुछ और डिजाइन डाल दी. तो वहां पर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वो महसूस होता है, राइट? वो हम लोग को फील होता है.
बट इंटीग्रेशन इज नॉट लाइक दैट. इंटीग्रेशन मतलब समानता, कि वो इतने इस तरह से बनाओ या इस तरह से तैयार करो उसे ताकि वो आगे जाके उसमें महसूस ही ना हो कि कुछ फर्क है. मतलब आप अगर आंखें बंद करके अगर सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपका हाथ जब रेलिंग से गुजरेगा तो आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ वेल्डिंग किया है, यहाँ कुछ जोड़ा गया है. सो दैट इज ओनली पॉसिबल इफ you do this in the beginning itself. जब रेलिंग हम लोग बनाते हैं, has anyone seen how railings are made, metal railings? किसने देखा है कैसे बनाए जाते हैं रेलिंग्स? नो. ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. जो पत्थर होता है, पत्थर पे कार्विंग की जाती है कि जो शेप में मुझे रेलिंग चाहिए, जो डिजाइन में मुझे रेलिंग चाहिए, वो पत्थर में पहले कार्विंग की जाती है. एंड कार्विंग में वो गरम जो मेटल होता है वो पोर कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से वो कवर कर लेता है. तो देन जब ठंडा होता है तो उसकी रेलिंग बन जाती है. तो अगर आपको अलग अलग डिजाइन वाला चाहिए तो आपको डिजाइन कार्विंग के समय पे तैयार रखनी पड़ेगी. इफ आई वांट वन डिजाइन हियर, अनदर डिजाइन हियर, थर्ड डिजाइन हियर, या अलग अलग मेटल्स भी चाहिए तो उसके पहले से सेक्शंस बना के रख देना. एंड देन यहाँ से एक मेटल, दूसरा मेटल, तीसरा मेटल, ऐसे तीनों पोर कर सकते हैं. तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड. या इट इज मोल्डिंग एंड कास्टिंग. तो पत्थर का एक मोल्ड तैयार होता है उसका, एंड फिर उसमें जब मेटल डालते हैं तो वो कास्ट हो जाता है. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. मुझे अगर कोई चीज इंटीग्रेट करनी है तो पहले पढ़ा दिया, फिर बाद में एक क्लास हम लोगों ने ली कनेक्ट करने के लिए कि देखो आपने जो ये पढ़ा था ना वो ज्योग्राफी से रिलेटेड. दैट डजंट मेक सेंस, इट वोंट वर्क दैट वे. हम लोग को शुरुआत में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. हाउ कैन आई इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन विद आर्ट? हाउ कैन आई इंटीग्रेट आर्ट विद ज्योग्राफी? हाउ कैन आई इंटीग्रेट ज्योग्राफी विद ईवीएस, ईवीएस विद इंग्लिश, इंग्लिश विद संस्कृत? ऐसे ये सारे जो है मुझे अगर इंटीग्रेट करना है तो उसका मोल्ड पहले से तैयार रहना चाहिए, ताकि आप जब कास्ट करो तो एक समान सी ये रेलिंग तैयार हो उसकी. सो दैट इज हाउ दिस विल बी देयर, जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है. एंड इनकॉर्पोरेशन एट ईच स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब ये हर स्टेज पे इतनी गहरी सोच रहनी चाहिए आपकी करिकुलम डेवलप करने के समय. Curriculum frameworks and transaction mechanisms will be developed for ensuring that these skills and values are imbibed through engaging processes of teaching and learning. गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जाएगी कि ये जो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये है प्रोसेस है, हर स्कूल में अगर इंडिविजुअली होते रहे तो देन दिस मे और मे नॉट वर्क. इसलिए थोड़ी सी हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से भी रहेगी कि वो कुछ प्रोसेस करिकुलम फ्रेमवर्क्स के थ्रू कर देंगे. अभी हम लोग जो देखते हैं कि इंग्लिश के चैप्टर्स और जो बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर्स है, वो उसे उस डायरेक्शन में, उसे उस ऑर्डर में अरेंज करने के पीछे कुछ तो सोच है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई सोच नहीं है, मगर आपस में कैसे किस चीज को इंटर रिलेट किया जाए उसके पीछे दैट थिंकिंग एंड दैट प्रोसेस इज लैकिंग. तो वो चीज वो लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे. दे विल ट्राई टू वर्क अराउंड दैट प्रॉब्लम, एंड वो चीजें भी कम से कम टेक्स्ट बुक फॉर्म में, जो रिसोर्स फॉर्म में है, वो दे विल ट्राई टू वर्क थ्रू इट. बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली सारी चीजें टीचर के ही हाथ में है. NCERT will identify these required skill sets and include mechanisms for their transaction. तो यहाँ पर वो हर टॉपिक के लिए कौन से स्किल सेट्स की जरूरत है, एंड मैकेनिज्म फॉर द ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मतलब जो आना जाना है, मतलब
जो नॉलेज का एक्सचेंज होने वाला है, तो उसका मैकेनिज्म मतलब वो कैसे होगा, उसके लिए जो चीजें जरूरत है वो एनसीईआरटी विल आइडेंटिफाई इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड स्कूल एजुकेशन। तो जो फाउंडेशनल ईयर्स वाला जो है, प्रिपरेटरी वाला है, मिडिल वाला है, वो ऑलरेडी उसमें धीरे धीरे ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू टीच अ सर्टेन कंसेप्ट इन 9th 10th 11th 12th या इवन 5th 6th, तो मुझे उस कंसेप्ट के लिए जो स्किल सेट्स तैयार रहनी चाहिए, जो एक्सपोजर तैयार रहना चाहिए, जो वातावरण मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, वो चीजें पहले हो जानी चाहिए ताकि ये हो। दैट विल बी द एम। एनी क्वेश्चन सो फार? Should we move ahead? सर आप एक बार फिर से समझाएंगे The last point. लास्ट पॉइंट? Holistic. Okay. The whole of holistic development या the last part of it? लास्ट पार्ट। Okay. So अब तक जो होता आ रहा है वो टिपिकल ये सिस्टम है कि जस्ट टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से पढ़ाना पड़ेगा, एंड लोग रोट लर्निंग में जाते हैं, मतलब रट्टा मारते हैं। तो वो चीजें चेंज होनी चाहिए, दैट शुड शिफ्ट। तो इसके वजह से देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू डू, कि जो नॉलेज का जो डीप सीटेड ट्रेजर है, उसे जो ऑलरेडी बच्चों के अंदर होता है, एवरी वन ऑफ अस हैज इट, सिर्फ उसे बाहर निकालना है, एंड इट हैज टू बी इंस्पायर्ड टू डेवलप। तो दैट विल बी द फोकस, कि टीचिंग पे ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, देयर विल बी अ फोकस मोर ऑन ट्रांजैक्शन, नॉलेज एक्सचेंज, एंड उसी के साथ साथ में जो करिकुलम और पेडागोजी है वो पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी उसके लिए, एंड जो स्किल्स एंड वैल्यूज ये सब एरियाज में है, उसका इंटीग्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इंटीग्रेशन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशंस है, इंटर रिलेशन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, एंड चीजों को उस हिसाब से चेंज करना बहुत जरूरी है। कि जबरदस्ती अगर मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, फिर बाद में उसी का रिलेटेड जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो 8th चैप्टर है, फिर हिस्ट्री में उसका रिलेटेड चैप्टर जो है वो 4th चैप्टर है, तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। तो करिकुलम उस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये सारी चीजें एक साथ में हो, सो दैट टाइम के हिसाब से प्रेफरेबली ये टॉपिक्स उस रेट से आगे बढ़े। सो अब तक जो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज जो सोच थी वो हम लोग करिकुलम वाइज सोच रहे हैं, होलिस्टिक व्यू ऑफ इट। देन curriculum frameworks and transaction mechanisms we have already discussed. हाँ, सो ये सब जो नेटवर्क है, ये सब जो कनेक्शन है, ये पूरा अर्ली चाइल्डहुड से स्टडी किया जाएगा टिल द एंड, एंड आगे के जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, उसके लिए द चाइल्ड शुड बी रेडी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्किल्स वाइज। इसलिए बाकी की चीजें जो अर्ली चाइल्डहुड के समय पर है वगैरह, वो सब चीजें डेवलप हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टू स्टडी से ब्रिजेस इन 5th स्टैंडर्ड के, अलग अलग तरह के जो ब्रिजेस है वर्ल्ड में, वो अगर मुझे स्टडी करना है, तो इफ समवन टॉक्स अबाउट ब्रिजेस इन स्पेन एंड समवन टॉक्स अबाउट ब्रिजेस इन जर्मनी, तो आई हैव टू नो व्हाट जर्मनी इज, आई हैव टू नो व्हाट स्पेन इज, वेयर इज स्पेन, वेयर इज जर्मनी। आई हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीज, कि अलग अलग देश होते हैं, देश के अलग अलग गवर्नेंस होते हैं, ये कंसेप्ट मुझे पता रहना चाहिए। आई हैव टू नो अ लिटिल बिट ऑफ जर्मन स्टाइल थिंकिंग, कि वहाँ का कल्चर क्या है। आई हैव टू नो अ लिटिल बिट ऑफ कंसेप्ट ऑफ कल्चर इटसेल्फ, कि वो रीजन टू रीजन कैसे चेंज होता है, कि इंडिया का कल्चर पाकिस्तान से कैसा अलग है, पाकिस्तान का कल्चर
मंगोलिया से कैसा अलग है। तो ये मुझे डाइवर्सिटी के बारे में पता रहना चाहिए। इतनी सारी चीजें अगर मुझे पता है तब जाके मुझे समझ में आएगा कि स्पेन का जो ब्रिज है वो इतना अलग क्यों है, जर्मनी का जो ब्रिज है वो इतना अलग क्यों है। And it's also about languages. So if you see the video that I forwarded in the group, तो उसमें you will see कि स्पेन में ब्रिज के लिए हम लोग जो जैसे शब्द यूज करते हैं ना हिंदी में, कि कुछ चीजें मैस्कुलिन होती है, कुछ चीजें फेमिनिन होती है। जैसे चम्मच, चम्मच is either masculine or feminine. Water bottle is either masculine or feminine. तो ये ग्लास उठाया, things like that. तो उसी तरह से स्पेन में ब्रिजेस आर कंसिडर्ड टू बी मैस्कुलिन, जर्मनी में ब्रिजेस आर कंसिडर्ड टू बी फेमिनिन। तो इसलिए the bridges of Spain are big and very boxy and strong, and the bridges of Germany are more elegant. They are also strong, but then pura attention is given to aesthetics, to the engineering aspect of it. तो इसी तरह से जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज also shapes how we think and how we work with things. तो ये सारी चीजें बच्चों को इसका प्लेटफॉर्म, इसका फील ऑलरेडी तैयार रहना चाहिए in lower stages, then they are able to understand these things in the higher classes. Is that clear? Yes, sir. Okay. All right. So moving on to the next part. तो करिकुलम जो है वो डिक्रीज भी होगा, एज इन द टीचिंग करिकुलम विल डिक्रीज, बिकॉज इम्पोर्टेंस अभी टीचिंग पर है ही नहीं, इम्पोर्टेंस इज ऑन लर्निंग। एंड एक एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने पहले भी देखा, वाज लर्निंग हाउ टू लर्न। सो ऑटोमेटिकली जो करिकुलम कंटेंट है उस हिसाब से डेवलप होगा कि देयर इज मोर स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, more for holistic thinking, inquiry based thinking and learning, and discovery based. तो ये सारे जो है, this will be given more importance. Critical thinking, holistic, inquiry based, discovery based, discussion based and analysis based learning. तो obviously अगर मुझे ये सब करना है, then will putting more content in the textbook be the answer? मैं अगर ज्यादा चैप्टर्स अगर डालूं या ज्यादा अगर सिलेबस रखूं तो क्या मुझे ये सब करते आएगा? Meena ma'am, if you are trying to say something, I can't hear anything. No, sir. So if I put everything, yeah, I'm just saying that if too many subjects will be there, chapters will be there, तो फिर नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर पूरा समय इसी में लगाना पड़ रहा है कि मुझे 6 चैप्टर्स पढ़ाना है, मुझे महीने में 6 चैप्टर्स पढ़ाना है वगैरह, अगर ऐसे अगर सिचुएशन रही तो देन आप डिस्कशन कब करेंगे, एक्सप्लोरेशन कब करेंगे, डिस्कवरी बेस्ड थिंकिंग, लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये सब कब करेंगे? तो दैट इज व्हाई द कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड सो दैट ये सारी चीजें ज्यादा बढ़े। द मैंडेटेड कंटेंट विल फोकस ऑन की कंसेप्ट्स, जो सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले जो चीजें हैं जो आपका बेस बनाएंगे आगे के लिए, वो चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
एंड बाकी चीजें ओपन रहेगी. ओपन मतलब फ्लेक्सिबल रहेगी, where the teacher has to take on the role of being the facilitator. Have any of you heard the word facilitator? कभी आपने ये term सुना है? ओके, तो हाँ, तो फैसिलिटेटर का बेसिकली काम बस यही रहता है कि इट्स लाइक अ ब्रोकर. हम लोग देखते हैं ना कि जब दो लोगों को, किसी को कुछ खरीदना है, किसी को कुछ बेचना है, तो जो मध्यस्थी रहता है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंकेज लगाता है एंड टेक्स केयर दैट देयर इज अ बैलेंस. सो दैट इज द रोल ऑफ द फैसिलिटेटर, कि जो लर्निंग हो रही है वो लर्निंग सिर्फ उन्हें फैसिलिटेट करनी है. द चाइल्ड वांट्स टू लर्न एंड देयर इज नॉलेज अवेलेबल, सो यू जस्ट हैव टू मेक दैट पाथ सीन, कि देखो आपको अगर ये सीखना है तो आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू दीज थिंग्स, या फिर दिस एरिया इज ओपन, यू कैन एक्सप्लोर. दैट इज हाउ अ फैसिलिटेटर वर्क्स. Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner. Questions will be encouraged, and classroom sessions will regularly contain more fun, creative, collaborative, and exploratory activities. ठीक है? And once again, experiential learning की बात आई है. Okay, so now we have come to experiential learning. We'll take a pause from NEP here, and I'll just share something with you. ओके, तो हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग is from the part that you have the primary required skill set and knowledge, के हम लोग के पास में सेंसिंग पावर है, सेंसिंग की वजह से डेटा इंफॉर्मेशन ये सब हो चुका है, नॉलेज भी मोर और लेस तैयार हो गया है. बट जहां पर आप नॉलेज जनरेट कर सकते हैं, मतलब आई कैन मेक न्यू थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड, तो वहां से लेके उसका डूइंग वाला पार्ट एंड देन बैक, तो स्टिमुलस से लेके ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, ये अगर आप गोल घूमते रहे तो देन दैट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. मतलब यू लर्न समथिंग, यू हैव सम कंसेप्ट इन योर माइंड व्हिच इज द नॉलेज, वो आप अप्लाई करके देखते हैं एंड वो पहले नेचुरली यहाँ पर अप्लाई होती है, एंड जो अप्लाई हुआ है उसके बेसिस पे आप सोचते हैं कि मैं अगर ये यहाँ होता है तो वहां पर भी शायद अप्लाई कर सकूं. तो वहां अप्लाई करके देखता हूं मैं, एंड देन उसका जो रिजल्ट आता है उसके वजह से नया नॉलेज तैयार होता है, एंड दैट बेस बिकम स्ट्रॉन्गर व्हिच इज असिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन, एंड उसके वजह से अब मैं उस चीज को एक अलग नजरिए से देखता हूँ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये दिस होल साइकिल इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. तो इसके लिए कुछ बहुत बेसिक फैकल्टीज रहना जरूरी है. नाउ काफी बार ये जो फैकल्टीज है इनका मतलब हम लोगों को थोड़ा सा गलत पता है या फिर इनकम्प्लीट पता है, सो टू स्पीक. Like for example, let's think of the tools that you need for experiential learning. Experiential learning होता कैसे? We always okay, let's think about it कि experiential learning अगर मुझे करना है तो क्या क्या डेवलप रहना चाहिए मेरा. Anything that you feel should be developed first so that experiential learning can happen.
we should be able to draw a conclusion. We should be able to draw a conclusion. वो conclusion draw करने के पहले क्या develop होना चाहिए? On what basis will you draw that conclusion? Curiosity. Okay, curiosity exercise करने के लिए आपको क्या क्या लगता है? Feel, touch. Yes, very good. Senses. So senses के साथ साथ में मतलब वो जो सेंसेस है, वो सेंस आपको सिग्नल तो पहुंच रहा है, मगर उसका एक्चुअल एक्शन कब होता है? लाइक व्हेन कैन यू से कि द सेंसेस आर अफेक्टिंग यू, या यू नो उस सेंसेस का कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है? आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। हाँ, ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, मतलब आपने उस पर ध्यान दिया कि हाँ मैंने कहीं तो भी मेरा हाथ रखा है और मुझे वहां से गर्मी महसूस हो रही है, मुझे चटके बैठ रहे हैं, तो देन आई नो कि हाँ दिस सेंस इज कमिंग एंड देन थिंग्स आर हैपनिंग. Thinking process when they express comes much later in experiential learning, and in fact in some cases experiential learning में expression कभी कभी नहीं भी आता है अगर if it is being done alone. तो हाँ, it is observed, मतलब अगर सामने वाला कोई देखता है तो देन उसे समझ में आता है कि कुछ तो लर्निंग हुआ है, बट देन इट इज नॉट willfully expressed, it is in your attitude. So that is where we talk about transformation. तो as Anil sir said कि वो डेटा आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए, तो that is your focus. Okay, if you are focused or if you have focus in that direction, or if there is an attention, a general attention, and it catches your focus, then it works. Now for that we need to understand the meaning of these two words, focus and attention, and obviously जो बाकी के है observation वगैरह, all these things. So हम लोग काफी बार ये क्लास में बोलते हैं कि focus your attention on something, या हम लोगों ने काफी बार ये सुना है. Yes, सुना है. तो इसमें डू यू थिंक दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट, या यहाँ पे कहीं तो भी गड़बड़ है? वेयर फिजिक्स में वेयर वुड यू से फोकस कम्स इन? मुझे अगर कोई चीज फोकस करनी है या समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सर हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना है तो हम कहते हैं कि आप फोकस करो. यस, एंड यस फातिमा, अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज कर रहे हैं तो हमें काम ही नहीं पड़ेगा कि फोकस ऑन इट, ऐसा बोलो. okay, we'll that is a bit complicated, we'll come to that. तो हाँ, अगर जहां हम लोग को ध्यान देना है वहां पर हम लोग फोकस करते हैं. व्हाट अबाउट अटेंशन? अटेंशन जब हम लोग करते हैं कि कहते हैं कि the deer heard something and it looked up in attention, मतलब एक जो डियर था उसको कहीं से कुछ तो आवाज आई या व्हाटएवर, एंड एकदम से उसके कान खड़े हो गए और वो अटेंशन में खड़ा हुआ, उसने अपना सर वापस उठाया, ऊपर उठाया. तो इस बात में डू यू थिंक द डियर इज फोकसिंग और ऑन समथिंग?
मगर वो साउंड तो एक बार आया ना, वो तो चले गया, वो दैट साउंड हैज कम एंड इट हैज गॉन. नाउ द डियर इज इन अटेंशन. व्हाट इज द डियर ट्राइंग टू डू? वो हम जैसे कहते हैं ना सर, साहुल घेणे, येणारा संकट जर असेल कुठं आणि कोई अगर उस पे संकट आने वाला है तो क्या हो सकता है, कहाँ तक भागना है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है, उसके बारे में वो अभी सोचने. राइट. तो उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं क्या? आर वी नैरोइंग डाउन और आर वी स्प्रेडिंग आउट? ऐसे कह सकते हैं कि फोकस ऐसा नहीं कह सकते कि वो एक ही चीज के बारे में सोचेगा, कि उसके आजू बाजू अगर कुछ खाने के लिए भी पड़ा है तो वो खाने के बारे में उस वक्त नहीं सोचेगा, उसका अटेंशन रहेगा, फोकस रहेगा कि वो वहां. आपका माइक म्यूट हो गया है. इस बारे सर में सुनाई उसका नहीं जो दिया. प्रीवियस ऐसे मैंने कहा सर कि जैसे डियर अगर उसके पहले जो पोजीशन है उसकी शायद बहुत सारा खाने के लिए उसके आजू बाजू अगर पड़ा है, तो डियर उस वक्त जो है उसके बारे में नहीं सोचेगा, वो बस एक ही बारे में सोचेगा कि उसको वहां पे जान बचानी है और क्या करना है आगे के बारे में. तो फोकस भी रहेगा और उसका पूरा जो अटेंशन पे रहेगा उसी चीज पे रहेगा. सो अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि अगर हम लोग अटेंटिव रहते हैं तो हम लोग क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या वी आर एब्सोल्युटली अटेंटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ सो दैट यू आर रेडी? हम लोग रेडीनेस के ऊपर फोकस करते हैं कि सर वो किसी एक ही बात पे कंसंट्रेट करता है, उसका अटेंशन सिर्फ एक ही बात पे रहता है कि आवाज आई कहाँ से आई. अगर उस डियर को आवाज नहीं आई, वो टाइगर सीधा उस तक पहुंच गया, तो He will try to protect himself. He will run away. Will try उसे to भागना escape from पड़ेगा, that. बट वो भागना हाँ. कब पॉसिबल रहेगा? व्हेन there is an availability of all senses or just the sense of sound? All senses. हाँ. So that is what attention means. Attention मतलब आप उस समय पर इतने सतर्क है कि आपके सारे senses activated है और full scale तक activated है. अगर हर sense full scale तक activated है, तो are we focusing or are we spreading? Are we doing a wide scan? Reading. है ना? यू आर रिसेप्टिव. फोकस में कैसा है कि आप जैसे लेंस में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, कि आप एक एरिया पे डीपली देख रहे हैं. एंड अटेंशन इज समथिंग डिफरेंट. यू आर सीइंग एवरीथिंग एज इट इज एट दैट मोमेंट. दीज टू आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. अगर आपको प्रैक्टिकली ये ट्राई करना है तो दिस इज वन सर इज. यस. सर ये ऐसा है कि अगर एक मॉब है और पूरे मॉब में अगर माधुरी दीक्षित खड़ी है, तो जो पत्रकार रहेगा या फिर वहां पे जो फोटोग्राफर रहेगा, उसको बाकी सब तो दिख रहे हैं, लेकिन उसका पूरा जो ध्यान रहेगा वो सिर्फ माधुरी दीक्षित पर रहेगा, क्योंकि दूसरे दिन उसको पेपर में उसकी फोटो देनी है, ना कि पूरे मॉब की. राइट. प्रकार से सोचिए सर. तो उस केस में अगर उसे उस मॉब में पहले माधुरी दीक्षित को ढूंढना है, तो फर्स्ट इट इज अटेंशन कि पूरा मॉब उसने देखा और पूरे मॉब में उसने देखा कि कहाँ डिस्टरबेंस है, कहाँ कुछ अलग हो रहा है. अगर वो पूरे मॉब पे फोकस करता कि पहले ये कॉर्नर में देखा, ये 5 लोगों को देखा, फिर ये 5 लोगों को देखा, फिर ये 5 लोगों को देखा, तो देन बाय द टाइम ही फिनिशेस द एंटायर मॉब, ही और शी व्हाटएवर, जब तक वो पूरे मॉब को उसने पूरी तरह से फोकस करके देख लिया है, तब तक के तो माधुरी दीक्षित घर पर चले जाए. तो पहले उसे सही बात. पैटर्न, हाँ, पहले उसे पैटर्न देखना पड़ता है
कि कहाँ डिस्टरबेंस है, कहाँ कुछ ऐसी हलचल है जो बाकी जगह नहीं है, उसके लिए यू नीड अटेंशन. So I'll share one more thing with you. हाँ, try this out. ये दिख रहा है ना आप लोगों को? No, sir. You cannot see these leaves. ये diagram नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं. अच्छा अच्छा, okay. हाँ. आप दिख रहा है सर. आंसर मिला किसी को? You can raise your hand. Yes, I got. Okay. I So, also. all right, great. So now try to Yes. experience what you did in this process. You did two things. Now if I ask you to find out where it is, that is focus. But initially to find out where it is, that was attention. आपको जब मुझे बताना है कि वो कहाँ है तो आपको फोकस करना पड़ता है, बट आपको जब खुद को देखना है वो कहाँ है तो आपको अटेंशन करना पड़ता है. Because in the first zone you are just trying to find out the odd one out. In the second part where you have to tell me where it is, उसका लोकेशन जब आपको मुझे देना है तो आपको फोकस करना पड़ता है. So where is it? On third row. In third row, Yeah. number 6. Seventh, I think. Number, हाँ. 6. Number 3 row, थर्ड रो में 6. Right, very right. So थर्ड रो में 6th पोजीशन, ये अगर मुझे आपको बताना है तो आपको उसको फोकस करना पड़ता है कि ओके इट इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3. तो देन यू फाइंड आउट वेयर इट इज. दिस इज फोकस. बट आप जब पूरे डायग्राम को देखते हैं तो आप हर एक लीफ की तरफ इंडिविजुअली देख रहे हैं क्या? No, it was like scanning. हाँ, आप पूरा पैटर्न देखते हैं और उसमें कहाँ गड़बड़ है सिर्फ वो देख लिया तो देन दैट इज योर आंसर. लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. Got it. Last second row. I also. Okay. So Me too. हाँ. So again, did you experience it now this time? Okay, how attention and focus are two different things. Yes, sir. yes. All right. तो इसको अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो और एक मतलब उसके लिमिटेशंस और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है. So if I ask you to put your thumbs in front of you and उस thumbs पे, दोनों thumbs पे आपको फोकस करना है, तो आपको एक एक उसके रिंकल्स, एक एक आपके थंब के नेल कलर का जो कलरेशन है, थंब का जो शेप है, ये सब दिखता है. कैन यू सी ऑल दैट? Yes. All right. Now try to move your thumbs apart and try to see how much till how much time can you focus.
आपको साइडवेज लेके जाना है हाथ। कहाँ तक आपका फोकस रहता है आप चेक कीजिए। किसका पूरा साइडवेज तक रहा? एक ही नजर में आ गया सर वो ध्यान में। सो सिर्फ जब सामने है तब आपको इतनी डिटेल्स दिखते हैं। द मोमेंट यू टेक इट अपार्ट इट्स गॉन। फिर आपको उतनी डिटेल्स नहीं दिखते, करेक्ट? Now try the same thing where instead of focusing you are just making sure कि both the thumbs are in your attention. Okay, आपके attention में है दोनों thumbs and try to do the same exercise and try to see how far can your thumbs go while they are still in your attention. तो ये एरिया ज्यादा है कंपैरेटिवली। यस नो करके देखा, नहीं करके देखा, आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं। I tried, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर बाद में वो फोकस दोनों पे नहीं रहता है। So that is the Like limitation of किसी- focus. आप किसी चीज को Yeah. डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको वो चीज के बारे में तो काफी चीजें समझ में आती है, बट आप बाकी चीजों की ओर नहीं देख सकते हैं। What about when you tried it with attention? इवन अटेंशन में भी वैसे ही हुआ सर। जब मैंने मतलब थोड़ा दूर लिया तो अटेंशन वाज ओनली ऑन वन थंब। एक पे हो पा नहीं, रहा दैट था। इज फोकस। आप अगर एक थंब की तरफ देख रहे हैं तो दैट इज फोकस। अटेंशन इज व्हेन आई एम सिटिंग हियर एंड मेरे अटेंशन में मेरे सामने जितनी भी चीजें हैं एवरीथिंग इज इन माई अटेंशन। आई नो कि मेरे लेफ्ट साइड में कुछ ड्रम्स है, आई नो कि मेरे राइट साइड में एक कबर्ड है, एक गिटार है, एक शेल्फ है, एक लैंप है, एक पानी की बोतल है। तो ये सारी चीजें मेरे अटेंशन स्पैन में है। I don't need to look at something for it to be in my attention span. Can you understand the difference between these two? Yes. I can't hear you, Meena ma'am. आप म्यूट पे। हाँ सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। Okay. यहाँ तो ये जो डायग्राम, हाँ ओके, यू कैन ट्राई दैट थिंग अगेन। आपको अगर वो थंब वाला ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप जब फोकस करते हैं तो यू आर लुकिंग एट समथिंग, यू आर लुकिंग एट योर थम्स, एंड जैसे ही थम्स इतने से ज्यादा दूर होना शुरू हो गए तो देन आप थम्स की तरफ नहीं देख सकते, मतलब दोनों थम्स की तरफ नहीं देख सकते एट वन टाइम। बट अटेंशन ऐसा नहीं है। अटेंशन मतलब आंखें, आपके आंखों के सामने या आंखों के एरिया में जितना है वो सब कुछ आपके अटेंशन में है। सो आप जब अंगूठे यहाँ से लेके साइडवेज लेके जा रहे हैं तो आपको अभी भी आपका हाथ हिलते हुए दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. आप Yes. सीधा देख रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट द थम्स, राइट? आपके हाथ हिलते हुए आपको दिखते हैं,
Now the most practical area where this is happening every day with you, अभी तो नहीं, लॉकडाउन के टाइम पर तो नहीं, मगर जब लॉकडाउन नहीं था, आप जब गाड़ी चलाते हैं, at that time do you have focus or do you have attention? Attention. Because साइड से अगर कोई गाड़ी लेके आया, तो आप अगर फोकस आपका अगर रास्ते पे है, तो वो तो दिखेगा ही नहीं ना आपको. You won't be able to see the person who is taking his vehicle and coming into this road. You have to have absolute attention. आपको आपके नजर में जितनी चीजें हैं, आपको स्कैन करते जाना है. So attention and focus are two very different things. एक से आपको ले ऑफ द लैंड दिखता है. ले ऑफ द लैंड मतलब जो परिस्थिति, जो सिचुएशन है, वो दिखती है. और दूसरे से आपको उसका एक एक हिस्सा, एक एक भाग दिखता है. Every aspect of it. But the moment you focus on every aspect of it, you are nullifying everything else. जो बाकी चीज है, वो आप आपके फोकस से हटा रहे हैं. So you cannot focus your attention. You can start focusing from attention. मतलब आपके अटेंशन में जो चीजें है, उसमें से किसी एक चीज पर आप फोकस कर सकते हैं, मगर अटेंशन आप फोकस नहीं कर सकते. The art of narrowing down your attention so that you can focus on something else, that is a different matter. ठीक है? So this is very necessary to understand when it comes to experiential learning, and you see why in the next step. Okay, तो जब बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, तो वो कैसे दिखता है? We discussed, somebody pointed out के एक्सपीरियंशियल लर्निंग में एक्सप्रेशन भी आता है. तो this is what that expression would look like, because it's not necessary कि हर बार एक्सपीरियंशियल लर्निंग के समय कोई और दूसरा व्यक्ति वहां हो. अगर एक कोई व्यक्ति एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा है, when they are going through experiential learning, so this is what it will look like. तो एक्टिव फोकस और लॉस्ट और डे ड्रीमिंग, यू विल फील के वो जो व्यक्ति है, वो एक ऐसे दूर जगह देख रहा है एंड किसी और दुनिया में है. हम लोग बोलते हैं ना, किसी और दुनिया में है करके. कौन से दुनिया में है? So that loss of focus is what is seen when the experiential learning is happening. We do this with ourselves also. कोई situation होती है and वो situation जब हम लोगों को replay होती है मन में, तो हम लोग we are lost. हम लोग कहीं और ही रहते हैं and वो हम लोग के मन में अलग अलग scenarios replay हो रहे हैं. अगर ऐसा होता तो कैसा होता, वैसा होता तो कैसा होता. So our brain is undergoing a tremendous rate of experiential learning. 100, 200, 300, 500 ऐसे सिचुएशंस एट अ टाइम तैयार हो रहे हैं मन में, जहां हम लोग इमेजिनरी तरीके से उस चीज को तोल रहे हैं, उस चीज को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो दैट इज डे ड्रीमिंग. नेक्स्ट, डिस्कवरी के नई नई चीजें सामने आती है. नई सेम चीज को हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली डिस्कवरिंग समथिंग. थर्ड इज नेगेशन. नेगेशन मतलब इट्स नॉट द इन एग्जिस्टेंस और समथिंग, इट इज द एब्सेंस ऑफ समथिंग. मतलब कोई चीज नहीं है. सो जैसे इफ आई एम experiencing something and वो अब मेरे में assimilate हो चुकी है and it has transformed me in some other way, तो अब I will not be talking about it in terms of वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, but I will be more talking in terms of वो क्या है. Okay, तो जो नहीं वाली चीज है वो गायब हो जाती है and we are more focused on what is there. वो आइडिया क्लियर हो जाती है. कोई भी आइडिया जब इनकम्प्लीट रहती है, तो हम लोग उसके बारे में ऐसे बात करते हैं कि नहीं, वो इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज समथिंग एल्स.
but we are not able to express के what is that something else. तो वो चेंज हो जाता है. Now I am able to say what it is instead of focusing on what it is not. फिर सिंकिंग डीपर, ये तो हम लोग महसूस करते ही है कि द मोमेंट वी एक्सपीरियंस समथिंग, तो हम लोग धीरे धीरे उस चीज में और ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं. बिकॉज एज समबडी सेड कि क्यूरियोसिटी होती है, तो क्यूरियोसिटी की वजह से हम लोग और ज्यादा डीप जाना शुरू हो जाते हैं उसमें. द अदर इज के द मोमेंट इट ट्रांसफॉर्म्स अस, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस. अब मैं उसे एक अलग एंटिटी की तरह नहीं मानता हूँ. इट इज अ पार्ट ऑफ माई वर्ल्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एग्जिस्टेंस. दैट इज हाउ वी सिंक डीपर इनटू इट. देन हाँ, ओके, तो यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट थिंग्स लाइक जो छोटे बच्चे होते हैं 0 to 6 वाले स्पेशली, तो उनको अगर हम लोग इन चीजों की और सॉरी ये चीजें करते हुए देखते हैं, तो देन हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. लाइक डे ड्रीमिंग वगैरह, इफ द स्मॉल चिल्ड्रन आर डूइंग, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, वी शुड नॉट कैच देयर अटेंशन. हम लोग को आदत होती है ना कि कोई बच्चा अगर इफ दे आर लॉस्ट एंड लुकिंग समवेयर एल्स, तो हम लोग चुटकी बजा के हम लोग उनको अटेंशन गेन करते हैं, कोई टॉय उनके सामने रैटल करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल टू द चाइल्ड. नाउ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, जैसे ये भी एग्जांपल दिया था मैंने कि धीरे धीरे ये पता चलना शुरू हो जाता है कि क्या चीज है. इट इज नॉट दिस, इट इज नॉट दैट, वैसा नहीं, बट व्हाट इज देयर, वो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट. तो ये चीजें करने के लिए हम लोगों को मेडिटेशन में वॉचिंग और फीलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग. इतने दिनों से हम लोग जो कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट वॉचिंग एंड फीलिंग. देन मेंटल हेल्थ के लिए ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए. तो सॉरी, मेंटल हेल्थ में ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस यूज होती है, बट देन यू कैन यूज दैट टू हेल्प डेवलप द फैकल्टीज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि हर चीज का ट्रैक, हर चीज का नेटवर्क डेवलप होता है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी अगर सर्किट, उसका नेटवर्क अगर डेवलप करना है, तो उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का एक्सपीरियंस हम लोग को ये करते रहना पड़ेगा, रिवाइज करते रहना पड़ेगा. तो उसमें ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस होती है. ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस मतलब मिट्टी में जो हम लोग खेलते हैं उसको, उसका अनुभव करना. मतलब यू लेट देम होल्ड मड इन देयर हैंड, मड या सैंड या रेती जो भी है, एंड यू लेट देम फर्स्ट फील द वेट. मेडिटेटिव तरीके से, माइंडफुल तरीके से पहले उसका वेट महसूस करने दीजिए. वो डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं डालना है. यू लेट देम मेडिटेट फॉर सम टाइम एंड देन यू आस्क देम टू होल्ड आउट देयर हैंड, आंखें बंद करते, एंड हाथ में फिर थोड़ी सी मट्टी देना उनको, सो दैट दे फील द वेट. उनके हाथ पे वो कैसे, हथेली पे कैसे गिरता है वो महसूस करने देना है उनको. फील हाउ इट फॉल्स ऑन योर हैंड, तो वो महसूस करेंगे. फिर बाद में आंखें बंद रखते हुए ही दूसरे हाथ से दे कैन फील इट कि हाउ डज मड फील इन देयर हैंड. तो बेसिकली ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि हम लोग अपने आप को रियलिटी की तरफ खींच के उसे वहां पे एक कीला ठोक दे रहे हैं कि दिस इज रियलिटी, दिस इज अनडिनाइबल. जो अभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, ब्रिंग योरसेल्फ देयर. तो मेंटल हेल्थ में ये इसलिए काम में आता है कि अगर इफ देयर इज डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें द पर्सन फील्स लॉस्ट कि मुझे इतना सैडनेस, इतना प्रॉब्लम महसूस हो रहा है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है. इवन इफ द सॉल्यूशन इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने भी अगर कोई उसका जवाब है, मगर मुझे वो वहां तक पहुंचते नहीं आ रहा है. तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन, एंड वो सिचुएशन एक्सेप्ट करने के लिए आपको उसकी टेंजिबल चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ मेरे मन में है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तविकता में है. तो उस प्रोसेस के लिए
you need these kind of grounding exercises. तो अगर कोई डिप्रेशन में है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे I want to kill myself, I want to commit suicide, तो it is very helpful if they go through a grounding exercise जहाँ पर you ask them to feel their feet, कि आपके पैर किस तरह से जमीन पर टिके हैं, आपके हाथ अगर आपके पैरों पे है, घुटनों पर है, तो then feel the texture of your clothing with your fingers. तो ये रियल चीजें जितनी महसूस होती है, तो उसमें आपको ये भी महसूस करना आ जाता है कि वो पूरे एक्सपीरियंस में क्या रियल है. सो ऑल दीज थिंग्स डेवलप एक्सपीरियंशियल लर्निंग. फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही है. Just check this. Okay. So we'll finish this part and then we'll break. So Kolb's learning cycle जो है, this is more or less a good way of understanding the cycle of the learning cycle, experiential learning का cycle. So what he says is, learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of experience. मैं okay, so इसमें I'll give you an example of what happens in Montessori schools. तो Montessori schools में जो 5 great lessons होते हैं, 5 great lessons में वो लोग शुरुआत से लेके बिग बैंग से लेके अभी तक जो हम लोगों का इंटेलिजेंस है उसका पूरा एवोल्यूशन स्टडी करते हैं इन स्टोरीज. तो ये जो स्टोरीज है वो सेम स्टोरीज जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बोलते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी बोलते हैं. हर साल बोलते हैं, एवरी ईयर सेम स्टोरीज. तो हाउ मेनी ऑफ अस फील कि वो हम लोग के लिए बोर हो जाएगा हर साल अगर सेम स्टोरी सुनते हैं तो? सेम स्टोरी हर साल. यस, या देन है ना. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि वो बोर नहीं होगा? सर बताने का वाले का कौशल्य कैसा है उस पे भी निर्भर करता है कि हर नहीं, बार सेम बताने पूरा सेम स्टोरी. ओके, शब्द भी सेम है, नहीं बताने फिर वाला भी सेम है. सेम तो फिर बोर ही होगा सर. ओके, मगर बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है. यू विल नोटिस कि विद स्मॉलर चिल्ड्रन कुछ स्टोरीज ऐसी रहती है कि वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं मुझे वापस सुनना है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड दैट? यस सर, यस सर, Yes, sir. Why is that happening? आई नो समथिंग. ये जो भावना होती है ना सर बच्चों में वो बहुत ज्यादा होती है और रिपीटेशन जितने बार होगा उतनी ज्यादा स्टोरी वो समझते जाती है. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपने दिमाग में शायद Sir, I think because of interest. ओके, 1 मिनट. मेघना मैम, मुझे आपका पॉइंट नहीं सुनाई दिया. वो अपने दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं मूवी के ओके, जैसे, और उन्हें वो बार बार देखना बहुत फनी लगता है. okay, the first part yes, the second part I don't know, that is a personal preference for each child. Shilpa ma'am, what were you saying? मैं कह रही थी शायद उसे स्टोरीज बहुत कम सुनने को मिलती होंगी, तो जितनी भी मिल रही है वो उसे बार बार सुनना चाहता. Book. Okay. Bharat sir? Sir, I think they find it so interesting so that they want to listen it again and again. Okay. And Bhuneshwari ma'am has written connection. Okay. Now think about it like this. पहली बार आप एक फूल के फोटो को देखते. अनिल सर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, उस स्टोरी में किसी न किसी कैरेक्टर में वो अपने आप को पाता होगा शायद इसलिए. ओके,
सो द फील के मैं वो हूँ, इसलिए मुझे वो लाइफ बार बार एक्सपीरियंस करना है, इसलिए शायद मुझे बार बार सुननी है स्टोरी. Children like stories. Yes, so the reason why we are doing this questioning is to find out why, and why do they like to listen to the same stories again and again. So let me bring this image in front of you. पहली बार आप अगर कोई फूल देखते हैं, ओके, सपोज इट इज अ ट्यूलिप, रेड कलर का ट्यूलिप है. लेट्स ब्रिंग अप एन इमेज ऑफ अ रेड ट्यूलिप. लेट्स सी. सर कैन यू रिपीट प्लीज, मैं हाँ, नहीं एक सुन पा मिनट. रही थी. एक मिनट. हाँ. ओके, तो आई वाज सेइंग कि हम लोग ये थोड़ा सा इमेज के तरफ से देखते हैं टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो नाउ जब हम लोग सेम स्टोरी को बार बार देखते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है. अब आपके सामने क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर. ओके. एक बार आपको दिखा, दूसरे बार आपको इसका नाम समझ में आया. कैन समवन टेल मी द नेम ऑफ दिस फ्लावर? वो आपने ही बताया सर, ट्यूलिप. Yes, या फिर tulip. लिली, हम जो बोले हमारे परिवेश में से, या ट्यूलिप. So this is a tulip. इसका रंग क्या है? रेड. रेड. Red. Now let's go closer. Now can you tell me whether it is red or whether it is dark red, light red, white? Dark red, light डार्क red, and रेड. white. डार्क रेड, टोमेटो रेड. Uniformly या Many थोड़ा shades are there. अलग है? Many shades are there. Yes. So नहीं, this. लाइनिंग्स है. हाँ. Now do you understand what happens with a story when you keep hearing it again and again? कहानी के अलग अलग पहलू नजर आते हैं, अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं, बारकावे से देखते हैं. The problem is कि हम लोग कहानी को कहानी से नहीं देखते, हम लोग कहानी को अनुभव से देखते हैं. We hear, read, see a story according to our experiences. एक साल के अंदर अंदर बच्चे की भी तो एक्सपीरियंसेस बदले हैं ना. राइट? बदले के नहीं बदले हैं? यस. तो आज जिस दृष्टि से उसने एक कहानी को देखा है, कल उसी कहानी को वो अलग दृष्टि से देखेगा, क्योंकि साल भर के एक्सपीरियंसेस चेंज हुए उसके. वन एंटायर ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस दे हैव गेन्ड, एंड नाउ दैट दे हियर द स्टोरी अगेन, तो उनको कहानी ही अलग दिखती है, कहानी अलग सुनाई देती है. यस दीपाली मैम. सर ये बात बतानी चाहिए, पता नहीं, हम जब छोटे थे बच्चे, तो हमारी दादी जो है ना, एक कहानी सुनाती थी हमेशा हमेशा एक कहानी. वो अगली कहानी बताने के लिए अगर तैयार हो तो हम बच्चे बोलते थे उनको कि नहीं, ते 7 शेपटी वाला सरडा है ना, 30 गोष्ट ऐकायची. तो हर बार वो जब सुनाती थी ऐसे बहुत उसको ये करके सुनाती थी अच्छे से, फिर हमें आगे का तो सब पता रहता था. तो अभी भी जब भी स्टोरी की कोई बात आती है ना, तो 7 शेपटीचा जो सरडा आहे ती गोष्ट अजूनही तशी
So yes, that is a very interesting story, and I think हम लोगों ने भी recently किसी तो ये एक्सपीरियंस class, बच्चों को आना चाहिए। हाँ, so yes मेघना मैम। सर ऐसा हमारे साथ भी होता है ना कि हम कोई मूवी देखते हैं और फिर उसे बार बार देखने की इच्छा होती है। जैसे रिपेंजल मूवी इतनी बार देखा, लेकिन फिर भी वो आएगा तो मैं फिर से उसे देखूंगी। कौन सी मूवी? रिपेंजल करके जो है ना कार्टून मूवी। हाँ हाँ हाँ, रैपुंजल है वो। सो यस, ऐसे बहुत सारे मूवीज होते हैं, हम लोग के साथ में भी ऐसा बहुत बार होता है कि वी लाइक टू सी इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज हर बार हम लोग देखते हैं तो इट इज लाइक इन लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में, डेप्थ में हम लोग को वो चीज समझ में आती है। सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, डेविड कोल। Learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of experience. इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि कुछ बुक्स कुछ बच्चों को बहुत पसंद आती है और सेम बुक्स सेम एज के सेम क्लास के बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, जो उन्होंने अनुभव है, उनको उस अनुभव के साथ में अगर वो चीज को अप्रोच करते हैं तो वो चीज बदलती है। तो I think we'll stop here. We'll gather again at level 11:30 and we'll discuss the depth of this. Yes, Nilesh sir. ये हम सीखते वक्त भी और सिखाते वक्त भी हमको एक्सपीरियंस आता है कि हर बार नया नया। एक ही अगर स्टोरी है, बच्चे तो सीखते हैं अलग, एक ही स्टोरी अगर कोई मैं सुनाऊं तो शायद कुछ और सीखेगा, आप अगर कहोगे तो शायद अलग पहलू उसका बाहर निकलेगा। सेम टीचर के साथ भी होता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक अगर वो दो अलग अलग सेक्शन में अगर पढ़ा रहा है, अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर, शायद हो सकता है कि वो भी बच्चों को जब बताता है तो उसे अलग एक्सपीरियंस आता है, और दूसरी क्लास में जब जाता है तो शायद वो थोड़ा अपग्रेड होकर जाता है, तो एक नए नए एक्सपीरियंस वहाँ उसको जोड़ता ही है हमेशा। Yes, exactly. So yeah, this is what happens. तो वो उसके facets इतने सारे रहते हैं कि it becomes fascinating for the person. So we'll just get back to this after the break because I just realized कि और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो ये काफी आगे तक ये विषय जा सकता है। So we'll reconnect with this topic in half an hour at 11:30.